नमस्कार मित्रों। आज हम लोग बात करेंगे कि जो ये पुलिस ऑफिसर्स होते हैं और ये नौकरशाह ब्यूरोक्रेट्स, इनको नेताओं के हाथ का खिलौना नहीं बनना चाहिए। नेताओं के हाथ का खिलौना नहीं बनना चाहिए, साथ साथ उनके जाल में नहीं फंसना चाहिए। जैसा कि हमें पता है कि बहुत सारे नौकरशाह नेताओं के जाल में फंसकर अपनी करियर और ज़िंदगी को तबाह करते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं और सबसे बड़ा उदाहरण तो आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट है। संजीव भट्ट गुजरात का एक पुलिस अधिकारी था। मैं बात कर रहा हूं उन दिनों की जब प्रधानमंत्री भारत के सरदार मनमोहन सिंह हुआ करते थे। उनकी अपनी एक कैबिनेट थी, जैसा कि हर प्रधानमंत्री की अपनी एक कैबिनेट होती है। उस कैबिनेट के ऊपर भी एक सुपर कैबिनेट हुआ करती थी श्रीमती सोनिया गांधी का, और उस कैबिनेट को हम एनएसी कहते थे, नेशनल एडवाइजरी कमेटी या काउंसिल, जिसको राष्ट्रीय सलाहकार परिषद बताया गया। इसके बहुत सारे मेंबर्स थे। इसमें जो प्रमुख मेंबर्स थे वो हर्ष मंदर, तीस्ता सितलवाड़, शबनम हाशमी, अरुंधति रॉय, विनायक सेन, और उसमें एक सलीम साहब भी थे। सलीम वही सलीम जिसको आप योगेंद्र यादव के नाम से जानते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये सारे छंटे छटाए सब वामपंथी लोगों का एक जमावड़ा था। बात यह है कि श्रीमती सोनिया गांधी को ये पता लगा कि नरेंद्र मोदी उनके बेटे के राह के सबसे बड़े कांटे बनने वाले हैं। जैसा कि 2014 में चुनाव आ रहा था और श्रीमती सोनिया गांधी अपने बेटे की ताजपोशी करने की तैयारी में थी और उनके कैरियर को प्रमोट करना चाहती थी। तो उनको जब ये लगा कि नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़े इनके कंपटीटर हो सकते हैं, तो नरेंद्र मोदी को किनारे लगाने के लिए इन्होंने बहुत सारी चालें चलनी शुरू की। नरेंद्र मोदी को किनारे करने के लिए इन्होंने दो फ्रंट पे अपने तैयारियां शुरू की। पहला फ्रंट था कि नरेंद्र मोदी के चरित्र हनन करना, और दूसरा था कि उनकी जो क्रेडिट है, क्रेडिट को, साख को खराब करना, उनकी छवि बिगाड़ना, मतलब मेरे कहने का। तो नरेंद्र मोदी की छवि को बिगाड़ने का जो ठेका था वो अहमद पटेल, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के सलाहकार हुआ करते थे और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थे, अहमद पटेल और शबनम हाशमी ने अपने हाथ में लिया और उन्होंने संजीव भट्ट से बातचीत की। संजीव भट्ट को उन्होंने पटाया और संजीव भट्ट की बेटी को डीवाई दादा साहब मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र में उन्होंने मुख्यमंत्री के कोटे से एमबीबीएस के कोर्स के लिए उन्होंने एडमिशन दिलाया उनकी बेटी को। साथ साथ संजीव भट्ट की पत्नी को उन्होंने कांग्रेस का टिकट भी दिया और उन्होंने चुनाव भी लड़ा। संजीव भट्ट को समझाने का दायित्व जो था वो सलीम के हाथ में गया। सलीम, जैसा कि आपको पता ही है कि उनका कैरियर ही जो सेफोलॉजिस्ट का रहा है, वो अपने जीवन के शुरुआत में ही चुनाव वेत्ता थे और चुनाव की भविष्यवाणियाँ करते थे। उन्होंने संजीव भट्ट को यह समझाया कि नरेंद्र मोदी इस देश के कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। उनका गणित ठीक वही था जो कि मणिशंकर अय्यर खुलेआम टीवी चैनलों पर वो खुलकर बताते रहते थे कि नरेंद्र मोदी कभी भी इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उनका ये आकलन था कि भाजपा की स्थिति पूरे साउथ इंडिया में, भारत के पूरे दक्षिणी प्रांतों में भारत को कोई बीजेपी की कोई स्थिति है ही नहीं। एक तरह से उनको कोई जानता भी नहीं है, वो एक सीटें भी नहीं निकलेगी उनके पास। साथ साथ उन्होंने बताया कि जो पूर्वी भारत है, उड़ीसा से लेकर पश्चिमी बंगाल से के पूरा नॉर्थ ईस्ट, भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। बिहार में भी भाजपा की स्थिति ठीक नहीं थी, उत्तर प्रदेश में भी कुछ खास नहीं था, हरियाणा और पंजाब में तो कुछ था ही नहीं। तो नरेंद्र मोदी किसी भी स्थिति में प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, ये बात
सलीम ने संजीव भट्ट को अच्छी तरह से समझा दिया। संजीव भट्ट जब पूरी तरह से आश्वस्त हो गया तो वो खुलकर उनके साथ नरेंद्र मोदी के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल हो गया। और सबसे पहले उसने जो अपनी हरकत दिखाई, उसने कहा कि जो 2002 में जो गोधरा का जो कांड हुआ था, उसमें नरेंद्र मोदी ने एक मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग में मैं भी शामिल था, जिसमें पुलिस अधिकारियों को ये हिदायत दी गई थी कि दंगे को प्रमोट किया जाए, आगे बढ़ा जाए या उसको रोका ना जाए। ये मैटर कोर्ट में भी जाके फेल हुआ, क्योंकि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में जो उसमें जब ज़रा देखा गया, जब रिकॉर्ड मांगा गया, तो ये कहीं किसी जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में जो पुलिस ऑफिसर से अधिकारियों की जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में संजीव भट्ट आए ही नहीं थे। एक तरह से वो इनवाइट ही नहीं थे, उनको बुलाया ही नहीं गया था, उन्होंने झूठ बोला था। साथ साथ एक बात, उनका जो मोटिव था वही था कि मोदी को किसी न किसी तरीके से इस गोधरा कांड से जोड़ दिया जाए। लेकिन ये कामयाब नहीं हुई और मैटर पलट गया। और संजीव भट्ट की आज ये स्थिति है कि संजीव भट्ट खुद इस समय 6 सालों से जेल काट रहे हैं और उनको न माया मिली न राम वाली स्थिति हो गई। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण और भी है, जिसमें नरेंद्र मोदी के चरित्र का हनन करने के लिए जो कांग्रेस पार्टी ने जो कदम उठाया था, उसका जो उदाहरण वो ये है कि प्रदीप शर्मा एक IAS ऑफिसर थे, जो कि गुजरात में कच्छ डिस्ट्रिक्ट के जिला कलेक्टर भी हुआ करते थे। वहाँ पर उनको एक फ़ोटो, उनके हाथ में फ़ोटो फ्रेम आई जिसमें नरेंद्र मोदी और प्रदीप शर्मा हैं और एक लड़की भी है, तीनों का एक फ़ोटो का एक फ्रेम है। प्रदीप शर्मा इसी को आधार बनाकर वो नरेंद्र मोदी को जो है डिस्क्रेडिट करने के लिए उन्होंने बहुत सारे अपने षड्यंत्र रचने शुरू किए। और जबकि उस लड़की का कहना था कि मेरी कोई भी जासूसी नहीं हो रही है और ना तो मेरे साथ कोई कुछ बुरा बर्ताव हुआ है। लड़की का फादर भी ये कहता था कि आप मेरे परिवार को या मेरी लड़की को आप बदनाम करना चाहते हैं, आप इसलिए इस तरह की दुनिया भर के ये कहानियाँ गढ़ रहे हैं। लेकिन उस समय की सरकार ने, केंद्र सरकार ने इस बात को दरकिनार करते हुए एक जांच आयोग बैठा दिया और उस जांच आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें निराधार पाई गई। और उसके बाद मैटर तो बदल गया, पासा पलटा और एक कंपनी थी, कंपनी वेलस्पन इंडिया लिमिटेड, उस कंपनी को ज़मीन अलॉट की गई थी। उसकी ज़मीन को जो अलॉट करने वाले अधिकारी थे वो प्रदीप शर्मा ही थे। उन्होंने इल्लीगल तरीके से बहुत सारी ज़मीन को उन्होंने अलॉट किया था और उसमें उन्होंने कमीशन भी खाया था। साथ साथ जब इसकी जांच हुई, ये सारी बातें सामने आई और प्रदीप शर्मा की पत्नी उस कंपनी में 20% की शेयर होल्डर भी निकली। अगली बात कि प्रदीप शर्मा की पत्नी के अकाउंट में मॉरिशस से 500 करोड़ का ट्रांसफ़र भी हुआ था। इन सब बातों को लेकर के जब जांच हुई तो प्रदीप शर्मा खुद चंगुल में आ गए और प्रदीप शर्मा पिछले 7 वर्षों से जेल काट रहे हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये जो ऑफिसर्स हैं वो इनके हाथ में खेले और उसका भुगतान कर रहे हैं। एक और मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी हुआ करते थे, तो उसी दौरान पुलिस ने एक एनकाउंटर किया था। उस एनकाउंटर का जो वर्डिक्ट है वो फर्जी एनकाउंटर था, तो कोर्ट में मैटर गया। उसका जो रिजल्ट है वो 4 दशक बाद, 40 वर्ष बाद उसका रिजल्ट आया और उसमें 8 पुलिसकर्मियों को कन्विक्ट किया गया, उनको सज़ा दी गई। और उस समय इन पुलिसकर्मियों की उम्र 80 वर्ष के आसपास या उससे ऊपर की रही है। तो आप समझ सकते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति जिसकी उम्र 80 वर्ष या उससे ऊपर हो, जिसको उस समय अपने परिवार की ज़रूरत होती है, परिवार में रहना होता है, न वो खुद अपनी डेली रूटीन के कार्यक्रम को भी नहीं कर सकता, न उठ सकता, न बैठ सकता है, उस व्यक्ति को भी सज़ा काटनी पड़ी। तो ये सब इसलिए काटनी पड़ी क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे कर्म किए थे और कर्म वो किसी के इशारे पर ही किए थे। तो मेरा मतलब ये है कि ये जो नौकरशाह हैं, जो ये पुलिस ऑफिसर्स हैं, इन लोगों को कम से कम इस बात को तो ध्यान में रखना चाहिए कि वो इन नेताओं के जाल में न फंसे, अपनी ज़िंदगी को तबाह न करें। क्योंकि
एक बार जब ये फंसते हैं तो ये नेता लोग कभी इनका साथ नहीं देंगे, न कभी इनके सामने दिखेंगे। ये इनको यूज कर चुके होते हैं। अब उसका ताज़ा उदाहरण आप अभी महाराष्ट्र में देख लीजिए। इस समय सबसे बड़े विलेन परमवीर सिंह और सचिन वाजे हैं। बाकी सारे लोग बिल्कुल इनोसेंट हैं, दूध के धुले हुए हैं। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, जो भी किया है सब सचिन वाजे ने किया है। सचिन वाजे एक ASI की नौकरी करने वाला व्यक्ति इतने बड़े बड़े कारनामे कर गया और ये सब सोते रहे, तो आप समझ सकते हैं कि इसको सचिन वाजे ने कैसे किया, किसने करवाया। ये सब बातें तो खैर आने वाले वक्त में सामने आएंगी। लेकिन मेरी एक बार फिर से ये सलाह है इन ऑफिसर्स को कि अपनी ज़िंदगी को संभालिए, रिटायरमेंट लीजिए और आराम की ज़िंदगी चैन से बुढ़ापे को गुजारिए। आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।